अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को हमेशा की तरह खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कुछ बात करेंगे मेहमान नवाजी के हवाले से। और जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मेहमान की आहट सुनकर खुश हुआ उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आजकल हमारे जितने भी मामलात हैं ज़िंदगी में, मेहमान आता है, परेशान हो जाते हैं, वो आ गया, ये पकड़ लो, ये संभाल लो। इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर एक दफ़ा एक सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो शोहर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा खाने पकवाता है, सारा दिन मैं उसके दोस्तों के लिए खाने पकाती रहती हूँ और वो मेहमान नवाजी में मसरूफ़ रहता है, मुझे इसका कोई हल बताइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अपने घर में जाकर खाने का अहतमाम करो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। तो उसकी जो खुशी की इंतहा थी वो आसमान को छू रही थी कि आका अलैहिस्सलाम कुल कायनात के सरदार आज मेरे घर में मेरे मेहमान होंगे। घर में गई, खाने पकाए, पड़ी और जाकर अपने हस्बैंड को भी बताया कि आज आका अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे मेहमान हैं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते हैं, मेहमान नवाजी होती है। जब वापस जाने लगते हैं तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं दरवाजे से निकलूँ तो मुझे पीछे से गौर से देखना है। और जब आका अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ फरमाते हैं तो वो देखती है कि उसके घर से मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात, बिच्छू, सांप, इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चली जाती हैं। तो जब उसने ये माजरा सारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा उसे नदामत महसूस हुई और इस बात पे खुशी भी हुई कि मेरा जो शोहर है वो घर में मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है, एहतमाम करता है। नाज़रीन, इस सारे हदीस पाक का जो मफ़हूम है वो ये है कि इंसान जब मेहमान नवाजी करता है, जब मेहमान उसके घर से जाते हैं तो उस घर की सारी जितनी भी बलायात हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान नवाजी का अहतमाम करना चाहिए। आज हमारे साथ भी मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरीके से मेहमानों की तवाज़ो करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आज मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर शायरा, बिज़नेस वूमेन भी हैं, सोशल वर्कर में भी वर्क में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो अमेरिका से है। रेहाना कमर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए जी, वार्म वेलकम दिल की अता गहराइयों से हम करते हैं। इनके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़, आर्किटेक्चर भी हैं, बाबर अंजुम मौजूद हैं। बाबर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, वक्त के लिए। और तारुफ करवाते चलें, आज हमारे साथ जो सरप्राइजिंग गेस्ट हैं, जो कि आपको पता है कि हमेशा से हमारे प्रोग्राम की जीनत बनती रहती हैं। संदल नवाज साहबा अदाकारा भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं, बहुत सारी शोबिस से उनकी जो है मामला जुड़े हैं। खुश आमदीद संदल नवाज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे कीमती वक्त के लिए। और साथ साथ आज आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो एक और सरप्राइजिंग गेस्ट है, ज़ाहदा अंसारी साहिबा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पंजाब पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की, और बहुत सारी खिदमात हैं सोशल वर्किंग में। और सबसे बड़ी बात कि दोनों बहनें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के मामलात चलाती हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहदा अंसारी साहबा आपका हमारे प्रोग्राम के लिए, कीमती वक्त के लिए, दिल की अता गहराइयों से आपका वार्म वेलकम करते हैं। संदल नवाज साहबा, मैं आपसे ही पूछूंगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक शोबिस से है और ज़ाहदा अंसारी साहबा का जो ताल्लुक है वो सियासत से है, सोशल वर्किंग में है, तो किस तरीके से दोनों बहनें एक दूसरे को मैनेज करती हैं? दोनों बहनें एक दूसरे को कैसे मैनेज करती हैं? मिलती है सियासत से आपको? रहमान, ये पूछो मेरी बहन से कि वो मुझे कैसे मैनेज करती है। अच्छा। हाँ, उनको मुझे मैनेज करना पड़ता है, मुझे उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बड़ी हैं और वो मेरा ख्याल रखती हैं। और मुझे जहाँ जो जरूरत पड़ती है, जो मेरी ख्वाहिशात होती हैं, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं उनको बताती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बड़ी हैं, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, ये सवाल उनसे करो आप। अच्छा, चलिए, कैसे मैनेज होता है? आप बताइए कि किस तरीके से मैनेज होता है? बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह, क्योंकि वो शोबिज़ में है, मैं सियासत में हूँ और मेरी सोशल लाइफ है, लेकिन वो मेरा भरपूर साथ देती हैं। मेरे साथ साथ वो भी एक बहुत बड़ी जियाली हैं, जलसे जुलूसों में मेरे साथ, चाहे बलोचिस्तान में जलसा हो, चाहे खैबर में हो, कहीं भी पीपल्स पार्टी का जलसा हो, वो गाड़ी भी ड्राइविंग भी करती है, गाड़ी उसने चलानी है, मेरा भरपूर साथ देती है वो। ना 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 ना, यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं इनका साथ देती हूँ। इनको ये पूछें कि ड्राइवर क्यों नहीं आज तक रखा जी, ये सिर्फ क्योंकि अगर ड्राइवर रखूंगी तो एक तो वो तंग करेगा, क्योंकि एक बार मैंने ड्राइवर रखा, पैसे बचाती है, मैंने उसे कहा कि मार्केट से कुछ लाना है, तो मुझे पता चला जी वो बरामद हो रहा है शाहदरा से। अच्छा। और मार्केट मेरे घर के पास है, मेन मार्केट गुलबर्ग की, तो वो शाहदरा से बरामद हो रहा। एक तो पेट्रोल जाया होता है, एक आपका पैसा जाया होता है। हाँ, तो ये बचत कंजूसी करती हैं। मैं अक्सर कहती रहमान,
खुदा का नाम है, मैं थक गई, इतनी लंबी ड्राइव आप اور मुझसे دوسرا कराते हैं। آپ کی بہت سی چیزیں جو راز ہوتی ہے، آپ کسی بھی میٹنگ سے نکلتے ہیں تو آپ گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں نا، آپ گاڑی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کا ڈرائیور آپ کا قاتل، آپ کا دشمن ہے، تو یہ ہوں گی تو مجھے کوئی خطرہ نہیں، بڑی important میں بات ہر کی، طریقے سے سیف ہوں۔ مجھ سے ڈرنا چاہیے آپ کو، یو نو ظاہری بات ہے، ساری مجھے secret بہت باتیں ساری کرنی چیزوں کا پڑتی پتا ہے، تھوڑا سا میرے سے آپ نہ مار کے چھاؤں میں پھینکتا ہے پھر بھی بچت ہے میری۔ ایک تو یہ بڑا سیاپا ہے زندگی کا کہ جب دیکھو جب بھی ان سے بات کرو یہ سنا دیتے اپنا، جب بھی میں نے کہا چھاؤں میں چھاؤں پھینکتا میں ہے۔ میں ہاں۔ میں کہتی ہوں دھوپ ہو جائے، ہر جگہ پہ دھوپ ہو جائے، دھوپ ہو جائے، جب کوئی بہت زیادہ تک ایسے نہیں مارا جا سکتا۔ اپنوں کا یہی تو پیار ہے کہ اپنے جو ہے ہمیشہ آپ کو مصیبت میں جب بھی کوئی کام آئے گا وہ اپنا ہی کام آئے گا، تو اپنوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنا ہے، آپ کو اس سے زیادہ اس کا رحمان خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ بندہ اگر ایک ٹائم پہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لانگ ٹائم آپ کے ساتھ وہ اچھا کرتا رہا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو وہ نہیں کر سکا، تو ہم اسی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، خاص کر کے گھر میں بہن بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ باہر سے آپ دوست ایسا بنائیں۔ نہیں کہ اس کی 10 خوبیوں پہ اس کی ایک جو خامی ہے وہ حاوی آ جائے، تو اس کی 10 خوبیاں آپ بھول جائیں اور اسے خامی کو یاد رکھیں۔ چلے میں آپ کی 10 خوبیاں جو ہیں ایک خامی پہ کیا کرنا یاد رکھو۔ یاد رکھو۔ اچھا زیادہ یہ بھی بتائیے گا، جس طریقے سے آج میں نے مہمان نوازی کے بارے میں ہم نے اپنے ٹاپک پہ بات کی، کس طریقے سے مہمان نوازی کرتی ہیں، کس طریقے سے اہتمام کرتی ہیں، تانتا بندہ رہتا ہوگا لوگوں کا آپ کے ساتھ؟ بالکل جی، گھر کا آپ کے گھر کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، اور مہمان نوازی تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، یہ ارشاد ہے کہ مہمان جو ہے برکت ہے، برکت ہوتی ہے اس سے، گھر میں مہمان آتا ہے تو ہمارے والدین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، 10-15 لوگ آپ کے گھر میں ہر وقت کھانے پہ موجود ہونا چاہیے، اور ہماری یہ عادت ہے، میں وہی بتانے پاکستان سے باہر بھی ہم جاتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہو تو ہم دونوں اکیلے کھانا نہیں کھا سکتے جب تک ایک جم گٹھا نہ ہمارے ارد گرد ہو۔ ہم ہم اکیلے ہیں تو ہم بلا لیتے ہیں کسی کو، بھئی ہم نے کھانا کھانا ہے، آپ آئیں ہمارے پاس فون کر بیٹھیں۔ کے باقاعدہ بلاتے کیا کر رہے ہو آپ، یار ہم نے کھانا کھانا ہے، اگر فارغ ہے تو آ جاؤ، ہم سے کھانا نہیں اکیلے کھائے، دونوں بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، کیا کریں کھانا کھائیں، پلیٹس میں 3-4 پلیٹس لگا کے رکھ، یار کوئی تو آ جائے کوئی تو آ جائے، ہم کھانا اکیلے نہیں کھانا کھا نہیں ہم سکتے۔ دونوں کھا سکتے۔ ہماری یہ عادت ہے، اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہم 2 لوگ ہیں، فیملی سے الگ رہتے ہیں، پر ہمارے گھر میں اور ماشاءاللہ کھانا 10 ہمارے جو لوگوں کا دوستوں بنتا ہے۔ کا حلقہ احباب ہے وہ بھی کہ کوئی بہت بھی وسیع آ ہے۔ سکتا ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، تو ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم مل کے کھانا کھائیں، ہم اکیلے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور دوسری بات مجھے باجی کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب بھی ہم کوئی بھی جہاں بھی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو کوئی بھی چیزیں لیتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا چیزیں لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ گھر جائیں گے ہو سکتا ہے کسی دوست کو یہ چیز پسند آ جائے، تو اس ٹائم پہ یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو کتنی بری بات ہے، وہ کتنا ہرٹ ہوگا، Very true. اس لیے یہ ایکسٹرا چیزیں لے کر آتی ہیں ساتھ، ماشاءاللہ۔ پرفیوم ہے، شوز ہے، کوئی جیکٹس ہوتی ہے، مطلب کچھ بھی ہم اور وہ purchase چیزیں دوستوں کے لیے نہیں، جو ہمارے گھر کے نزدیک جو مارکیٹ ہے جہاں پہ ہماری زندگی گزر گئی، ہم آتے جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں جہاں سے گروسری یہ وہ، میں وہاں پہ جاتی ہوں، کوئی پان والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، میں نے پرفیوم گاڑی میں رکھے بالکل ہوتے ہیں، ایسے۔ گوشت والا ہے، چکن والا ہے، میں سب کو پرفیوم دیتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت زیادہ سب یہ خوش چیزوں رہتے کا ہیں، دعائیں خیال دیتے ہیں اس رکھتے چیز سے۔ زبردست اپریشیٹیبل۔ ہاں کل کی بات نہیں ابھی بتانی، وہ بعد میں بتائیں گے۔ چلے جی زبردست۔ ریحانہ قمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امریکہ میں آپ جس طریقے سے رہتی ہیں وہاں تو بڑا زبردست اہتمام ہوتا ہوگا، کسی نہ کسی کو بلا لیے، کوئی سیالکوٹ سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، ڈیلی کسی نہ کسی کو انوائٹ کر لیا، کبھی آپ کو انویٹیشن آ گیا، تو بڑا ایک فیملی ماحول رہتا ہوگا یہاں سے زیادہ، کیونکہ وہاں پہ ویکینڈ شروع ہوتا ہے نا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، تو یہ 3 دن تو لیوش قسم کے ڈنر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، مہندیاں چل رہی ہیں، شادیوں کے فنکشن، گرانڈ فنکشن ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ باقی یہ جو آپ نے بات کی آج مہمان نوازی کی، تو میرے خیال میں جو دولت ہے، جو آپ کی عزت ہے، اس میں محنت سے نہیں بانٹنے سے اضافہ ہوتا کیا ہے۔ بات ہے، جو لوگ بانٹنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنے کا کیا ایک خوبصورت ایک بات، ذریعہ ہے کہ آپ ایک دن 10 مل جائے۔ تجارت ہے بڑی تجارت زبردست ہے۔ قسم کی، ایک نہیں کہ 10 آئے گا۔ یا اور ویسے بھی جو نوالا ہے کسی کو کھلانے سے اللہ تعالیٰ اس کا 30 دن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو متکبر لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے
इसका मतलब यही है कि वो आप देखें, उसको आप उसकी राह में दे 10 देता है, वो उसकी राह में आप जान भी देते हैं तो आपकी वो जान भी नहीं लेता, आपको शहीद करार दे देता ना। तो मतकब्बर का लफ्ज़ जो है ना, लोगों ने बहुत कम समझा है इसको। उसका मतलब ही ये है कि आपका कभी वो एहसान नहीं रखेगा। जो भी आप उसकी राह में खर्च करें, उसके लिए अच्छी बात करें, जो भी करेंगे वो आपको लौटा देगा ज़्यादा करके। बस टाइम बड़े वक्त पर इंसान जब फंसा होता है सम टाइम और उसने किसी की इज्जत रखी होती है तो अल्लाह ताला उसको वहाँ इज्जत देता है जिस वक्त उसको उसकी जरूरत होती है। भी नहीं होता। अच्छा, लोगों से गुफ्तगू भी होती होगी, वो भी एक लोगों को दिलों को करीब करती है, मेहमान नवाजी बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। राइट, मुख्तलिफ आस्पेक्ट पे बात होती है, क्योंकि आप देखें अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस वाले लोग आपके गिर्द होते हैं। तो मेरा थोड़ा ये है कि मैं क्योंकि अदब से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, अदबी लोग भी हैं, बिजनेस के लोग भी हैं, सोशल वर्कर भी हूँ मैं थोड़ी, तो उसमें यानी कि जो आपके मेहमान हैं वो तो बड़ा एंटरटेन करते होंगे कि आज हमें सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। जगह भी मिल जाएगा। शायरी भी सुना देती हूँ कोई, और उसके साथ साथ किसी को बिजनेस टिप चाहिए होगी। वो शायरी करती हूँ मैं, वहाँ पे मुशायरे भी करते हैं। तो यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से लोग जितने भी हमारे शायर हैं तकरीबन सारे मेरे पास जा चुके हैं मोर एंड लेस। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से शायरी आप करती हैं तो शायराना अंदाज में हस्बैंड कभी बुलाया करती हैं कोई? आज ऐसे बुलाएं और उनको भी पता चले कि आपने उनको आज ऐसे पुकारा है। क्या बात है, पुकारें जरा। देखिए, ये जो मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ शायरी के, वो हस्बैंड की वजह से हूँ, इनकरेज करने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ की औरत जब तक घर की फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड जो है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ज़बरदस्त जी। बाबर अंजुम साहब आप भी मौजूद हैं, सिंगिंग करते हैं, आर्किटेक्टर भी हैं, माशाल्लाह से मेहमान नवाजी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं कि ज़्यादा खुद मेहमान बनते हैं लोगों के? मेहमान कम बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और मेहमान नवाजी भी करते हैं, और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के सामने अच्छे तरीके से कोई खाना वगैरह प्रेजेंट करते हैं और उनसे प्यार से बात करते हैं, खिलाते हैं, मेहमानों को भी, बाहर के लोगों को भी अगर आप खिलाते हैं तो बहुत कमाल है। मेहमान नवाजी करने में, बताने में इतना सोचा क्यों आपने? नहीं, सोच समझ के क्यों? मेहमान नवाजी जो होती है उसमें सोचते थोड़ी हैं, सोचते तो बस कहते थे डिस 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 डिस, हाँ जी आ हम जाओ। लोग सिंगर इसलिए सोचते हैं कि हमें गाने, मेहमान नवाजी कब की थी? वो तो खवातीन का काम होता है ना, हम लोग तो सिर्फ ला के देने वाले हैं, भाई ये ला दो वो ला दो, हम तो ऐसे कर देना। नहीं, बहुत इनोसेंट है नहीं, ऐसे करते हैं। खवातीन और मर्द का तो कोई वो नहीं है। मेहमान नवाजी तो इंसान, सब इंसानों के लिए है ना। सबकी उस पे तो मर्द और औरत का हमें सिर्फ ऑर्डर मिलता है, ये ला दे वो ला दे, हम लोग क्या वेटर का काम करते हैं? घर में हर बंदा वेटर ही होता है। अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, यही तो बात है जो आपको समझ नहीं आ रही। ये समझ आती है, सिर्फ बात ये है कि मुख्तलिफ तरीके हैं सर्व करने के। कोई वेटर बन के करता है, कोई मसलन कैसे आप कैसे लेकर आते सामान? आप बीबी बहन, ओ नहीं गलत हो गया। ज़रा कि फैमिली घर में होती है, ये भी लफ्ज होता है, ये जरूरी तो नहीं है कि बेगम। आप अपनी बेगम को कैसे बुलाते हैं? बेगम नहीं, सुरीले आवाज में बताइए ना। नहीं। सुरीली में कैसे बुलाएं? बेगम, हाय अल्लाह, ये गोभी है, पका दो। गोभी बता दो। गोभी, जितनी सब्जी खाएंगे उतने अच्छे रहेंगे। गोश्त खाएंगे मोटापा छा जाएगा। मेरा तो हस्बैंड अगर हो ना, और अगर मुझे कहे कि गोभी, मैं को सीधा लेके माँ के घर चला जा, खबरदार इधर आया। बेचारा भूखे ही रहेगा। देखिए, सब्जी खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। नहीं, गोभी ही खिलानी है आपने, बंदा कोई और चीज का नाम है। गोभी, सुरीले लोग गोभी नहीं, करेले क्या कहते हैं? लेकिन आपने एक चीज पे नोटिस नहीं किया ना, उन्होंने बेसिकली जो खाना है ना उसमें भी फूल पैदा किया है। गोभी भी एक फूल है ना, तो वो भी उसमें उन्होंने फूल पैदा किया है कि भाई इस तरीके से सिंगर है वो, बैठे हैं, थोड़ा सुरीला तड़का लगाया ना। सुरीला तड़का, वाह बहुत अच्छा, गुड। अच्छा, रिहाना कमर साहब, आप बिजनेस भी करती है, माशा उसके बारे में भी बताइएगा, किस तरीके से आप बिजनेस में मैंने आपका बिजनेस ही 38 पढ़ा था और जी। मैं 38 ईयर से बिजनेस में ही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी सक्सेस मिली। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है वहाँ बिजनेस का, जितना कोई ऑनेस्ट बंदा है उतना वो तरक्की करता है। यहाँ पे जितना बेईमानी कर लें तो तरक्की करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ भी लोग बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े रूल्स सेट हैं, सारा कुछ। तो आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको सर्व करना पड़ता है ऑनेस्टी के साथ।
اچھا بزنس میں پروفٹ اور لاس کا سین ہے لیکن شاعری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو آپ کو جس میں آپ نے پروفٹ ہی پروفٹ دینا ہے. اس میں بھی لاسٹ اینڈ پروفٹ ہے. دیکھیں رشتوں میں بھی انویسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ بہت غلط سوچتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں ان سے پوچھتی ہوں ڈپازٹ کروایا تھا. دیکھیں رشتوں میں بھی ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے. ہم اے ٹی ایم گھماتے ہیں اس لیے نکلتے ہیں پیسے کہ ہم نے ڈپازٹ کروایا ہوتا ہے. تو دوستیوں میں رشتوں میں بھی ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی یہ بھی بزنس ہے ایک. آپ نے اگر اس کو سوچیں دوسری طرح سے تو آپ نے جتنا انویسٹ کیا ہوتا ہے اتنا نکالتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا بزنس. اچھا پاکستان میں انٹرسٹ پیدا تھا, شوق تھا آپ کو بزنس کرنے کا کہ جب آپ امریکہ گئیں وہاں دیکھا کہ آپ نے ہر چیز ایزی ہے, یہاں کام ہی کرنا پڑتا ہے تو پھر میں بزنس ہی کیوں نہ چوز کروں. شروع سے مجھے آئی ڈونٹ نو چیلنجز قبول کرنے کا مطلب جو بھی چیلنجز ہوں میرے سامنے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. کمپٹیشن ہونا چاہیے, گولز ہونے چاہیے. تو وہ بزنس مجھے لگتا ہے کہ میرا شاید میرے اندر ہی تھا, پیشن ہی تھا میرا کہ میں خواہ میں جب شروع میں جا کے ایسے ہی سودے کر کے بیٹھ جاتی تھی جسٹ ٹو لرن کہ کیسے کرتے ہیں بزنس. کوئی چیز خریدنی بھی نہیں, جا کے اس کا بھاؤ تاؤ کیا جسٹ ٹو لرن فار ایکسپیرینس. بالکل. خواتین تو فیملی میں جیسے ہی پروان چڑھتی ہیں ماں کے ساتھ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی شاپنگ کرنے گئی تو کافی ڈیلنگ جو پبلک ڈیلنگ ہے. ہاں لیکن میں یہاں سے 14 سال کی ایج میں چلی گئی تھی. اچھا. میرا کالج یونیورسٹی وہاں کا ہے تو یہاں بہت کم مجھے سیکھنے کو ملا. اس لیے شاید مجھے کبھی کبھی ڈیل کرنا نہیں آتا تھا شروع میں. اب آتا ہے تھوڑا لیکن مجھے سمجھ کیونکہ میں فیس ویلیو لیتی تھی, جو مجھے کہتے تھے میں وہی مطلب سمجھتی تھی. لیکن یہاں پہ جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب شاید وہ نہیں ہوتا, اور ٹائم کا مطلب جو ہے وہ بھی ٹائم نہیں. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ وہاں کے جو بزنس ہے وہ بڑا صاف, جتنا انوسینٹ معصوم لوگ ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ رول سیٹ ہے نا, ایک بائی لا بنا ہوا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دیٹ. جیسے آپ یہاں پہ لے لیں کہ موٹر وے بنا ہوا ہے تو یو جسٹ فالو دا روڈ رائٹ. اسی طرح سے انہوں نے بزنس کے رولز ہیں, سیٹ رولز ہیں, آپ نے وہ فالو کرنے ہیں. اور پورا آپ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے کوئی اٹھ کے بزنس میں کھڑا نہیں ہو جاتا نا, یو نو ہاؤ ٹو ٹاک, ریسیو کیسے کرنا ہے. جیسے یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, ہمیں آئی کانٹیکٹ دینا ہوتا ہے, اسمائل دینی ہوتی ہے. اور سیکرٹ شاپرز آتے ہیں وہ آ کے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ پوری جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی تو آپ کو ایک مل جاتی ہے چٹکے, 3 وارننگ ملتی ہیں تو آپ بزنس لوز بھی کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو ویلکم کرنا ہے, آپ کو ان کو سجیسٹ کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو سے کہ کم بیک اگین, یو نو اس کو کلوزنگ کرنی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بنسبت جو ہے امریکہ میں بزنس کرنا آسان ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اچھا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں آپ کو لگتا ہے کہ فیمیلز کے لیے بڑی اپیل کرتی ہیں, یہ ان کو وہاں کرنا چاہیے, یا پاکستان میں سم ٹائم آپ نے ادھر بزنس ایک لوکل بزنس کیا پھر آپ اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف بھی لے آتے ہیں. لیکن یہاں وہاں پہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے وومنس کے لیے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن ہے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا تضاد نہیں رکھا مرد اور وومن کا. یہاں پہ وہاں پہ ڈاکیا بھی ہے. یہاں پہ آپ نے کبھی ڈاکیا نہیں دیکھا ہوگا وومن, ہاں خواتین تو میل. ڈاکٹرز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں ڈاکٹرز بہت اچھی کافی ہائی پیڈ ہیں ڈاکٹرز وہاں. جی ڈاکٹرز بہت اچھی ہیں. مجھے ادھر کی ڈاکٹرز جو ہے نا اور خاص طور پہ ایک آدھی ڈاکٹر تو بہت ہی اچھی لگتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ادھر کی ڈاکٹر تو پھر کمال ہے نا. اگر وہ پاکستان میں آ جائے نا, میں کہتی کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. یو نو آپ تو سمجھ رہے ہیں یہ تو آپ کو اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کہ وہاں کی ڈاکٹر نہیں پاکستان میں آ جائیں کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سر جی, وہ تھوڑی سی ایک اندر کی بات, یہ اندر کی بات ہے. اچھا ایک کوئی خاص ڈاکٹر ہوتی ہے جو اگر پاکستان میں آ جائے, ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں, جن کے آنے پہ بندہ بیمار نہیں ہو تو وہ ویسے بھی ڈاکٹر ہوتی ہے. مطلب اگر بائی پروفیشن نہ ہو تو کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا جو جس کے آنے پہ بندہ ٹھیک ہو جو وہ ویسے بھی ڈاکٹر ہو. نہیں, اور اگر ڈاکٹر ہو تو کیا بات ہے, یہ معرفت کی باتیں ہو رہی, سمجھ نہیں آ رہی, بالکل ایسے ہی. بات کریں کیا بات ہو رہی ہے. اچھا سندل, بزنس کی بات ہو رہی ہے, کتنا دیکھتی ہیں آپ, سپورٹ کرتی ہیں زاہدہ بھی آپ کو اس میں سوشل ورک میں, آپ ان کا کتنا ہاتھ ساتھ بڑھاتی ہیں؟ باجی نے بہت بزنس کیا ہے اور ان سے ہی اس چیز کا ایکسپیرینس پوچھیے کہ پاکستان سے باہر بھی بزنس کیا ہے. جی لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا تو ہمارے پاکستان میں ہی ہے. اگر تھوڑا سا ایمانداری سے چلا جائے, کام کیا جائے, جی تھوڑا سا ہی چلیں گی تو بہت, کیونکہ زیادہ وہ آپ کو راس بھی نہیں آتی ایمانداری, تو تھوڑا بہت اس کا تڑکا لگانا چاہیے ایمانداری کا.
تو پاکستان میں وہ جو بات کر رہی تھی ریانہ جی، سب سے بڑا مسئلہ تو ہے ٹائمنگ کا، ہم ٹائم کے پابند نہیں ہیں، اور دوسرا رولز کو بھی ہم فالو نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی قانون نہیں ہے، یہ قانون بنتے ہیں، قانون پہ ہم لوگ جو عوام ہے وہ عمل نہیں کرتی، قانون کو ہم خود توڑتے ہیں. دیکھیں قانون ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وقت ہے اور یہ سمجھتے نہیں ٹائم از منی. اور پاکستان میں بھی خواتین بہت اچھی بزنس وومن بن سکتی ہیں، بزنس کر سکتی ہیں، اگر تھوڑا سا قانون پہ عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑا سا عورتوں کو تحفظ دیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم آپ دیکھیں کوئی بیچاری لڑکیاں جو آفس میں کام کرتی ہیں، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں بس سٹاپ پہ تو 10 گاڑیاں وہاں پہ رک جاتی ہیں، 10 موٹر سائیکلیں رک جاتی ہیں. بس یہ ایسے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیں. اور جس طرح اپنے گھر کی بیٹی کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح جو بس سٹاپ پہ کھڑی ہے بیٹی اس کی بھی عزت کریں، اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں، کیونکہ دوسرا کی بیٹیوں کو ہم تاڑتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ہم غیرت کے نام پہ قتل زیادہ کرتے جی ہیں. ان کی عزت زیادہ میری نظر میں ہے، کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ کوئی غلط طریقہ نہیں اپناتی ہیں بالکل، اور محنت کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہیں. میں آپ کو کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ سناتی ہوں. اٹک میں ایک خاتون جو CSS کار کے کمشنر بنی ہیں، انہوں نے ایک سپیچ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی جن مذہب سے بھی لوگ ہیں، وہ جس بھی مذہب کا ہے، سب کو اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے، سب کو احترام دینا چاہیے. یہ بری بات اس نہیں. عورت بیچاری کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ 500 مردوں میں وہ اکیلی اپنی صفائیاں دے رہی ہے کہ بھائی میں نے کوئی مذہب پہ بات نہیں کی، میں نے بات یہ کی ہے. تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے. امریکہ میں ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، زبان سے، کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، یو آر فری. آپ کو بلکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. جیسے وہاں پہ برکلی میں دوسری یونیورسٹیز میں اردو بھی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ سیکنڈ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ سے ہٹ کے بھی دیکھیں، آدھی دنیا ہم نے بھی گھومی ہے، آدھی دنیا ہم نے دیکھ لی ہے، ہر ملک میں گئے ہیں. دیکھا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے ہندوؤں کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہیں، کرسچن کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، کسی اور مذہب کا اس کے ساتھ بھی بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. جب ہمارے اپنے ملک کی بات آتی ہے تو اس میں ہم بالکل پکے مسلمان ہو جاتے ہیں، مذہب آڑے آ جاتا ہے. ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. سب کے مذہب کا احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں. اچھا مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے مذہب کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. یہ بتائیے آج میں تھوڑی سی بات رحمان میں آپ کو ایک کلیئر کرنا چاہوں گی. کیا آپ پوری دنیا میں جائیے، ہر ممالک میں آپ چکر لگائیں، جا کے آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ سنسیئر دوسرے مذہب ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مسلم لوگ اتنے ہی خلاف ہیں ایک دوسرے میں. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں آپ دیکھیے جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے کتنا کو ساتھ دیتے ہیں. جا کے ہم لوگ بات کرتے ہیں، پھر اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، ہم اپنے مذہب پہ آ کے جب بات کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. ہم دوسرے لوگ کے مذہب کی بات کرتے ہیں. اور اب یہ خواتین کے بزنس کی بات ہے، خواتین کو مواقع ملنے چاہیے ترقی کے. جہاں پہ ان کی نوکری کی ہے، بہت پڑھی لکھی بچیاں ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، تو سب کو لوگ کوشش کریں جن کی کمپنیاں ہیں یا کسی ادارے میں ہیں کہ کسی بچی کو ملازمت مل جائے، کسی کے گھر کا چولہا جلے، کیونکہ وہ بیچاری بچیاں ضرورت مند ہیں اور ان کے گھر کے مسئلے مسائل ہے. کسی کا باپ بیمار ہے، ہو سکتا ہے ان کے بھائی نہ ہو یا چھوٹے بھائی ہوں، کمانے والا کوئی نہ ہو، تو بچیوں کو نوکری دینی چاہیے جو پڑھی لکھی یہ مذہب تو نہیں کہتا نا، ہمارے قرآن میں ہے کہ آپ دوسروں کے مذہب کا احترام کریں. احترام کرنا چاہیے نا، وہی کہتے ہیں مذہب کی بات. آپ اس کو کلچر کہہ لیں، آپ اس مذہب کو نہیں لائیں بیچ میں. اس کو آپ کہیں کہ ہمارے کلچر میں یا ہماری عادتوں میں شامل نہیں. مذہب کی بات اس لیے کر رہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے. مذہب کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کی جب کوئی بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. ہم بالکل اس کے اوپر آتے ہیں. ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی کے مذہب پہ، بالکل نہیں جانا چاہیے. ریحانہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، امریکہ میں آپ کو کتنی مشکلات ہوئی ایز اے خاتون، ایز اے لیڈی بزنس کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. اگر میں سوچوں گی تو کیونکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے. آپ میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں. یہ فرق ہے سارا. وہ جیسے میرے پاس کوئی جاب لینے آتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ کو جتنی جاب کی ضرورت ہے
उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत है। तो क्योंकि मेरा कारोबार आपके बगैर नहीं चल सकता, तो अच्छे लोगों की हर जगह पे ज़रूरत होती है काम करने। लेकिन कोई भी इदारा उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब हम उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू हक उसका उनको नहीं दे देते। तो ये कामयाबी की पहला स्टेप है कि जो जिसका जो मुकाम है उसको दें, और दूसरी ये कि रिस्पेक्ट पहले आती है सही। किसी भी चीज़ में। मुझे लगता है कि जो लोग रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हमेशा नाकाम हो जाते हैं। ऐसे हाँ, तो फर्स्ट मुझे तो लगता है कि आप फीलिंग Give respect and take respect. बिल्कुल, Yes, yes. रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है हर शोबे में। यहाँ पे नहीं- खवातीन जी। अक्सर मुझे कहती है कि हमें आज़ादी चाहिए। मैंने कहा आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए। आज़ादी तो आज़ादी का नजायज फायदा उठाती हैं, नहीं, उनको देखिए- आज़ादी के लफ्जों का नहीं पता कि नहीं, आज़ादी किसे कहते हैं। देखिए अब एक कोठे पे बैठे हुए तो बिल्कुल ही आज़ाद है, क्या वो मुतमिन है? नहीं, तो हम औरत को असल में रिस्पेक्ट चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए। जस्टिस Respect में चाहिए। और जस्टिस में और उसमें बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही। कहते हैं ना इक्वालिटी में बिल्कुल फर्क सही, है। बिल्कुल इक्वालिटी और चीज़ है, जस्टिस। चलें जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और नाज़रीन से रिक्वेस्ट करेंगे कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जाने से पहले आपको बाबर अंजम की आवाज में हम खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे। जी बाबर साहब। अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं, अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं, प्यार की बातें करते हैं हम मनमौजी हैं, प्यार की बातें करते हैं हम मनमौजी हैं। अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं। दिल में अपने जोश बड़ा है, लड़ जाए तूफानों से, दुनिया वालों बच के रहना हम जैसे दीवानों से। दिल में अपने जोश बड़ा है, लड़ जाए तूफानों से, दुनिया वालों बच के रहना हम जैसे दीवानों से। बन के दरिया बहते हैं हम मनमौजी हैं, बन के दरिया बहते हैं हम मनमौजी हैं। अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं। अपना या बेगाना हो, सबसे अपना नाता है, जिंदा दिल शहजादे हैं, हमको जीना आता है। अपना या बेगाना हो, सबसे अपना नाता है, जिंदा दिल शहजादे हैं, हमको जीना आता है। हर गम हंस के सहते हैं हम मनमौजी हैं, हर गम हंस के सहते हैं हम मनमौजी हैं। अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं। अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं, प्यार की बातें करते हैं हम मनमौजी हैं। अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में, अरे अपनी धुन में रहते हैं हम मनमौजी हैं। अरे भाई
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक मतलब फिर खुश आमदीद। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। ज़ाहिदा अंसारी वाइस प्रेसिडेंट पंजाब पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की हैं, और इसके साथ साथ संदल नवाज साहिबा जो कि अदाकार भी हैं, होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। उनसे कुछ आज हम उनके गाने भी सुनेंगे। और बाबर अंजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी सुरीली आवाज़ से आप लोगों तक जो है आप लोगों को महसूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ रेहाना कमर अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, शायरा भी हैं, बिजनेस वूमेन भी हैं, और इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। रेहाना कमर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी कोई लेटेस्ट गज़ल जो है मेरे नाज़रीन सुने। अच्छा जी, मैं आजकल मेरे बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं और सारे माँ बाप का दुख है इसमें कि मेरे घर में देखने को एक तमाशा रह गया, मेरे घर में देखने को एक तमाशा रह गया, उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। आहा, क्या बात, क्या अब बात। यहाँ आसेब सा कोई डराता है मुझे, अब यहाँ आसेब सा कोई डराता है मुझे, जा चुके हैं सारे मेहमान, घर खंडर सा रह गया। वाह वाह वाह, क्या और बात, क्या उसके बात। कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, जा चुकी गुड़िया मगर उसका खिलौना रह गया। आहा, वाह जी वाह, और क्या बात। सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, इतना कुछ सहकर भी लगता है बहुत सा रह गया। क्या बात जी वाह, क्या और बात। लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, माँ अकेली रह गई है, बाप तन्हा रह गया। वाह जी वाह, वाह। और फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल, फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल, फूल हाथों में लिए आंगन का पौधा रह गया। क्या बात, वाह जी उसके वाह, कमरे वाह जी में वाह। पड़ी क्या बात, क्या बात, उसकी उदासी क्या रह बात। गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रेहाना कमर साहब, ये भी मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि जो शायरी है क्या देती है लोगों को? शायरी पूरी ज़िंदगी देती है लोगों को। आप एक पूरी तरबियत है शायरी। अगर ज़िंदगी को शायरी को ज़िंदगी से निकाल दे तो पीछे बेरंग सी ज़िंदगी है। बच्चे की लोरी से लेके महाज पे जंग करते हुए लोगों को शायरी की ज़रूरत पड़ती है, नींद से लेके जज्बे तक शायरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये आपको काम डाउन करने में भी काम आती है और आपको इश्तियाल दिलाने में भी काम आती है, महाज पे भी काम आती है और माँ की गोद में भी। और यहाँ से तरबियत शुरू होती है, वहाँ से लेके मरने तक, जुदाई तक वही चलती है। अच्छा मेरे नाज़रीन, एक सवाल है जो हमेशा आपसे पूछा जाता होगा और पूछा जाता है, वो फिर मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस ज़िंदगी के किस हिस्से में आपने शायरी का आगाज़ किया, और जब किया तो क्या सोच कर किया? अच्छा, मेरे दादा शायर थे तो इन माई जीन, और मैंने 7वीं क्लास में पहली नज़्म कही थी। उसके बाद मुझे खुद भी नहीं पता था, और मुझे पहला मिचोर शेर याद है अपना कि दुनिया की बातों को छोड़ तुझको कैसी लगती हूँ। वही टीनेजर का जो दुख होता है कि सब बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। अच्छा रेहाना साहब, ये भी बताइएगा कि आजकल के जो हमारे शायरी है उसमें कितना डिफरेंस देखती हैं लास्ट 2 डेकेड से लेकर अब तक में? टोटल चेंज हो गई है, क्योंकि अब दारुल रसन की बातें नहीं हैं, अब जुदाई की बातें नहीं हैं। क्योंकि कोई एक ज़माना होता था जब चिट्ठी आई है शुरू होता था तो लोग रो पड़ते थे परदेश में, लेकिन अब अगर किसी को कहेंगे चिट्ठी आई है तो वो कहेगा कि पागल हो गया, ये लो फेस टाइम कर लो तुम। तो वो बिल्कुल इक़्तिदार हमारी बदल गई हैं, तो वो पहले वाले ज़माने वाले दुख नहीं रहे हैं उसमें वो। लेकिन नई चीज़ें उसमें, नई इस्तिलाह यूज़ होनी शुरू हो गई हैं, फ़ोन यूज़ हो गया, इंटरनेट हो गया, आप टेक्स्ट मैसेज, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी शुरू हो गई, नए जो है वर्ड्स, नए इस्तियारे आ गए उसमें शायरी में। तो और मेरे ख्याल में ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हो गई है। पहले देखा जाता तो लंबी लंबी छोड़ी जाती थी, लेकिन अब जो हमारे नए लिखने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो वो बड़ी हकीकत की बात करते हैं। पहले बात होती थी ज़्यादातर हिजर पे, विसाल पे। अब जो नए जो शायर है अब उनमें वो चीज़ें हैं नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब मोहब्बत करने वाले भी सियाने हो गए सो अब ये हो गया। अब यानी कि वो चीज़ें नहीं। हाँ जी, अच्छा, वो। जैसे कि देखा जाता है फैशन को देखा जाता है, 70s का फैशन दोबारा रिवाइज हो रहा है और बड़ा लोग उसको पसंद करते हैं, और ट्रेंड सेट है कि पिछले लास्ट डिकेड में देखा जाए तो 70s 80s वही फैशन दोबारा, वही चीज़ें उसको नए मिक्सअप करके क्या शायरी में भी ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हाईटेक में जाके आप अभी कह भी सकते हैं, क्योंकि हम दोबारा से ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है शायरी में भी कभी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होगी कि वो जुदाई वाली बातें नहीं की जा सकती। अब लोग हर चीज़ जो है सीधे सीधे किसी के साथ जुल्म कम होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है सामने आ जाती है इंसान के, हम ज़्यादा उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अपील कौन करता है, कौन सा शायर शायरा आपको अपील करता है? आप भी आज भी उससे मुझे inspired हैं? शायरा या शायर नहीं, मुझे हर अच्छा शेर अपील करता है, खा वो किसी नए बंदे ने क्यों ना कहा हो। तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी हो जाती है कि हम नाम पे दाद दें, शेर पे दाद ना दें। तो प्रोडक्ट्स देखनी चाहिए, हो सकता है किसी नए अदारे ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई हो, तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, जो लिखारी है, चाहे वो शायर है, अदीब है, या नसर लिखने वाला है, कुछ भी लिखने वाला है, उसका जो कलम है उसके लिए एक ताकत है। तो बड़ी कभी आपने अपने मुल्क के लिए भी कोई सोचा है कि मैं इसको अपनी... नहीं, बहुत कुछ मुल्क के लिए भी लिखा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये कलम अगर छीन लिया जाए, कलम एक बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी मुल्क को अगर देखा जाए कि वो क्या है, तो उसके जो शायर अदीब हैं उनको देखा जाता है, उनके लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने लिखना है वही उसका ब्रेन जो है यही माने जाते हैं लिखने वाले। तो उस ब्रेन को जांचा जाता है बाकायदा तौर पे कि ये लोग क्या लिख रहे हैं, इनके दुख क्या है, और उसी से बाज़ दफ़ा आपके साथ सियासत भी चली जाती है कि इस मुल्क का जो ब्रेन है, बंदे हैं, इंसान है, वो क्या सोचते हैं। तो वो आपको शायर और अदीब भी बताते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात है रेहाना कमर साहब, मुशायरा बड़ा देखने में मिलता है, इसने क्या शेर व शायरी को नुकसान पहुंचाया है कि इसमें फ़ायदा होता है? यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तो ज़रूरत है ये, क्योंकि आप अपने कल्चर को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, वहाँ के बच्चों में जाके ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो यहाँ से जो लोग आते हैं, शायरी पे बात होती है, एक मुशायरे होते हैं, तो ये एक पूरी तरबियत है। मुशायरा एक पूरी कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, और जो लोग हैं हम मिल के बैठते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। बाज़ दफ़ा एक जुमला जो है आपको किताब पढ़ के नहीं आप सीख सकते उतना जितना एक जुमला सिखा जाता है। तो जब ये इतने सारे ब्रेन इकट्ठे होकर बैठते हैं तो बहुत कुछ एक्सचेंज करने को मिलता है, और आने वाली नस्ल जो है वो उनको हम इनकरेज करते हैं कि बैठें साथ में सोचें। तो मेरे ख्याल में एक हमारी ज़रूरत है ये, यहाँ का मुझे नहीं पता है कि ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से कि ये चीज़ की ये नहीं देखा जाता कि कौन सी कंट्री में ज़रूरत है, ये हर जगह पे हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, है। मेरी जान, यहाँ पे मुझे लगता है लोग वेस्टर्नाइज ज़्यादा होने के चक्कर में नहीं मैं जिन बच्चों से बात कर रही हूँ, जैसे मैं कोशिश करके अपने बच्चों को उर्दू में बात करने सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ लोग जो है एक स्टेटस सिंबल है कि इंग्लिश में बात की जाए। यही तो नहीं, ये इन लोगों को ये सोच चेंज करनी चाहिए। ये हम लोग समझते हैं कि जिस इंसान को इंग्लिश आती है वो समझता है मैं बहुत कोई हाई जेंट्री में हूँ, या हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप देख लें, अमूमन ऐसे लोग इंग्लिश बोल रहे होते बेचारे, जिनके साथ बोल रहे होते आगे उनको पता ही नहीं कि किसी इंसान के साथ आप बात कर रहे असल में जो है वो कोई उसको पता नहीं ज़बान नहीं चलता। है, वो एक तालीम है। नहीं जी, तालीम नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज है ये। और जो जुबान होती है हर ये इंसान पूरा की मादरी कल्चर होती ज़बान है। आप अगर जुबान को हटा देंगे दरमियान में से, तो आपका कल्चर चेंज हो जाएगा ना। अब अगर हम पुरानी जिहाद की बातें ले लें तो पूरा एक कल्चर है कि कैसे गाने ले लें हमारे जो भी है, तो वो आपको कल्चर को सामने लेके आते हैं, हाँ, प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए, तो अगर इंग्लिश गाना गा दिया जाए तो उसमें आप बाबल की गलियां और ये सब कुछ आप समझ में नहीं पाएंगे। कर दिया तो वो बात मकसद चेंज हो को देख लें, वो अपनी जो उसकी मादरी ज़बान में उसमें हमेशा स्पीच उससे। करेगा। किसी भी बाकी भी काफ़ी मुल्कों के जो अरब ममालिक के हैं, जितने हुक्मरान हैं वो भी अरबी में तकरीर करते हैं, और हमारे पाकिस्तान पे आ जाएं तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रहे होते हैं, सासे कमतरी का शिकार है इंग्लिश के मामले में। अच्छा जाहिदा साहब, ये बताइए कि किस तरीके से लोगों के दर्द को महसूस करती हैं आप, जब वो जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, बता रही थी दर्द परफ्यूम। महसूस नहीं होता, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए। जब दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे और उनके मसले मसाइल भी हल कर सकेंगे। तो हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मसला है, बुनियादी जो दो मसले हैं, वो सेहत और तालीम का है। तो जो सब इक़्तिदार लोग हैं, जो सब हैसियत लोग हैं, उनको इन दोनों चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, या जो लोग जिनके सेहत के ज़्यादा प्रॉब्लम अपना इलाज नहीं करवा सकते,
ان کی امداد کرنی چاہیے, ان کے لیے کام کرنا چاہیے کہ ان کے حالات میں بہتری آ سکے, اور ان کو بھی وہ سب چیزیں ملنی چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں. آج کل جیسے سردیاں, ہم اپنے لیے تو ہر برانڈ کا کوٹ بھی خرید رہے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے بھی, شوز بھی, تو ہمیں خیال ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو بیچارے سڑک کنارے یا لاہور شہر میں دوسرے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آئے ہیں, سڑک کنارے پڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے یا ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں, تو خیال کریں کہ ان کو گرم کپڑے چاہے لنڈے سے لے کر دے دیں. اتوار بازار بھی لگتے ہیں, جمعہ بازار بھی لگتے ہیں, وہاں چلے جائیں, ان کے لیے گرم کپڑے لیں, ان کو رضائیاں یا کوئی جرسی وغیرہ دے دیا کریں, ان کا بھی خیال رکھیں. سب سے بڑی درد دل تو یہ ہے, کیا بات ہے, ان کے درد کو محسوس کرنا اچھا چاہیے. زیادہ صاحب کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا گھر سے بڑے خوشگوار موڈ سے نکلی آپ شاپنگ کے لیے یا کچھ گروسری کے لیے, اور باہر کسی کو دکھی دیکھا اور گھر میں سارا کچھ وہیں چھوڑا ہے, یا اس کو ساتھ لے آئی ہیں, یا بڑی اپسٹ ہو کر واپس آ گئی؟ یہ اکثر ہوتا ہے, بہت بار ہوتا ہے, بلکہ روز ہوتا ہے. میری جیب میں اگر 1000 روپیہ ہے نا, تو میں نے کسی کو دیکھا, بلکہ سندل کو پتہ ہے اس چیز کا, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ 1000 روپیہ اس کو دے دیں. یہ مجھے اکثر کہتی ہے کہ تیرے پاس تو یہی پیسے, تو کارڈ بھی نہیں گھر سے لے کر نکلی. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, گاڑی میں پیٹرول ہے نا, گھر چلے جائیں گے. لیکن اس چیز کی اس کو زیادہ ضرورت ہے, اس چیز کا یہ انسان زیادہ حقدار ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس میں کچھ بہتری ہو, جو اس بیچارے کے کچھ تھوڑا بہت تو مسئلے حل ہونا. تو یہ اچھا, ان کی دعائیں بھی آتی ہیں, پھر کام آتی ہیں آپ کو بہت سارے زندگی میں؟ بعض دفعہ جو دوائیاں کام نہیں کرتی وہ دعا کام کرتی ہے, اور دعا جو ہے کسی کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہے سیدھی عرش پہ جاتی ہے, اور بد دعا بھی سیدھی عرش پہ جاتی ہے. تو بد دعا سے بچنا چاہیے, دعا لینی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا نام ہے سندل, آپ کس سے بچتی ہیں؟ پنچ سے بچتی ہیں, دعا سے بچتی ہیں, کہ غصے سے بچتی ہیں؟ میں ان کے غصے سے, جو ان کو بالکل بھی نہیں آتا. کیوں نہیں غصہ, ان کو بالکل غصہ نہیں آتا. مجھے میں زیادہ میں غصہ کرتی ہوں, پر ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت کام, ابھی میں ادھر بیٹھی ہوں اور میرے ڈائریکٹر کی کالز پہ کالز آ رہی ہیں, اور میں ایسے دیکھ کے یہ موبائل رکھ رہی ہوں کہ روٹین ایسی بن جاتی ہے, آپ کو ہیپر ہو جاتے ہیں آپ کام کر کر کے. پھر وہ اور غصہ اس نے ناک پہ رکھا ہوئے سے غصہ بہت آتا ہے, یہ بہت نقصان کرتی ہے. غصے میں بدتمیزی بہت کرتی ہے, گھر کی چیزیں توڑتی ہے, گاڑی بہت تیز ڈرائیو کرے گی, کہیں پہ گاڑی لگتی ہے, لگ جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھیے ابھی جیسے کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ میں 12 بجے پورے سیٹ پہ پہنچوں گی, تو میں 12 بجے ادھر سے نکلوں گی. میں نے ان کو کہا کہ 30 منٹس اوپر آگے مارجن رکھ کے میں نے ان کو ٹائمنگ دیا. میرا ڈائریکٹر پھر بھی مجھے کال پہ کال کیے جا رہا, حالانکہ میں نے ان کو بتایا ہوا ہے. تو پھر میں کیا کروں گی, ڈرائیو تیز نہیں کروں گی, تو یہ میرے لیے خطرناک ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ, اور ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا. سارے دکھ جو ہے نا کہ ابھی جب گاڑی پارکنگ میں لگائی ہے تو اس کا ٹائر پنچر نہیں, کوئی بات نہیں. ہمارے پاس ہمارے جو اسلم صاحب ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ بچوں جا کے یہ کام کرو. رحمان جیلسی نہ ہوا کرو. اچھا نہیں, میں بالکل. رحمان مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پوچھتے رہتے ہو, آج میں آپ سے ایک سوال کر لوں. وہ تھوڑا سا اس لیے بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ انصاری صاحب ہیں. نہیں بالکل صحیح. باجی باز سلام سلام سر. رحمان مجھے یہ بتاؤ, اور ہمارا گاؤں بھی ایک ہے. اچھا, یہ سارے ہمارا گاؤں بھی ایک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے سندل نواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کس کو زیادہ امپورٹنٹ دیتی ہیں گھر میں کام, شوبز کے کام کے لیے, کوئی ڈرامہ کے سین کے لیے نکلی ہیں اور پیچھے سے کال آ گئی ہے آپی کی, زاہدہ آپی کی, تو کیا کرتی ہیں, چھوڑ کے آ جاتی ہیں, انہوں نے کہا پہلے میرا کام کرو؟ نہیں, کبھی نہیں چھوڑ کے آتی. میں سب سے زیادہ پریفر اپنے کام کو دیتی ہوں. ہاں جی, گھر میں آپ اسے ایکسکیوز کر لیتی ہیں؟ ان کو پتا ہے, میرے خیال سے وہ خود ہی مینج کر لیتی ہیں, مجھے کال کرتی ہی نہیں ہے. اگر بہت ضروری, اگر انہوں نے کال کرنی, مجھے میسج کر دیں گی کہ یہ کام ہے یا یہ چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ 10 to 10 میں شوٹ پر ہوں, اس ٹائم پہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. یہاں تک کہ فیملی میں کوئی بھی بندہ مجھے کال نہیں کرتا, اور جن لوگوں کو پتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, جو پروفیشنل لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر میں شوٹ پر ہوں تو وہ آف کورس کہ آپ کو بھی پتا, آپ بھی کام کرتے ہو, کہ موبائل سائلنٹ پہ ہوگا. جس کو بھی کوئی بھی بات کرنی ہے تو وہ میسج
कर देते हैं तो फिर बाद में मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैसेज देखती हूँ. वैसे भी आजकल जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं आपको पता है सिग्नल की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मेरी कॉल भी पिक नहीं करती जब शूटिंग पे होती मैं है, नहीं तो करती, मेरे लिए मैं फिर किसी ये की आसानी call हो pick जाती नहीं कि मेरे करती. पास पूरी टीम के नंबर है. मैं तो किसी नहीं न किसी से कोऑर्डिनेशन मैं किसी करके ना मैसेज किसी को भिजवा कॉल देते कर हैं. लेती हूँ कि भाई मुझे बताएं रात के 12 बज गए अभी तक वो घर पे नहीं आई, आप निकल आए हैं वहाँ से कि नहीं. और शूटिंग भी इतनी दूर हो रही है बेदिया रोड पे ना. हाँ, आजकल अच्छा चल रही मेरी है. रहमान एक शुरू से एक आदत है कि मैं अपने सेट पे जाके मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ. मैं ना नेट ऑन करती हूँ ना मोबाइल यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा सारा फोकस जो होता है मेरे काम पे होता है. मुझे पता है कि आज मेरा सीन क्या है और मुझे अपना 110% देना Very है. good, very good. अगर मैं ये करूँगी मोबाइल को बार बार देखूंगी मैं अपने करैक्टर में नहीं रहूँगी. और मेरे आप जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्लेस हैं आप उठाकर देख लिया आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे संदल सीन में नहीं है या यहाँ अपने करैक्टर में नहीं है. ये क्या बोल रही है, करैक्टर कुछ हो रहा है, ये बोल कुछ हो रही है. और मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं अपना फोकस अपने काम पे रखती हूँ. मोबाइल ये चीज़ें ये पार्ट टाइम में यूज़ कर कौन कौन से सकती हूँ. प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी आपके? अभी इस वक्त माशाल्लाह से मेरा सबसे अच्छा जो सुपर हिट जो इस वक्त मेरा ड्रामा सोप जा रहा है अब्बा. बहुत अच्छा जा रहा है. उसके अलावा कफारा है, वो है तेजाब है जो ऑनियर है, इश्क मोहल्ला ऑनियर है. ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त मेरे ये प्रोजेक्ट ऑनियर है. और अपकमिंग जो है वेरी सून आपको बहुत अच्छा धमाकेदार 2-3 प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं. जबरदस्त. अच्छा, जिनको प्रोड्यूस मैं कर रही हूँ. इन्वेस्टमेंट मेरी होती है. very good. ये जी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितनी डांट पड़ रही है आपको आपके सबसे जो करियर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसमें कितनी डांट पड़ चुकी है आपको डायरेक्टर से इस वक्त? डायरेक्टर से मुझे अभी तक जो डांट पड़ चुकी है मेरे ख्याल से मुझे डांट इस सूरत में पड़ी है शाबाश की सूरत. अच्छा. मैं जो करैक्टर कर रही हूँ मैंने सोचा नहीं था कि इस करैक्टर को मैं इस तरीके से कर पाऊंगी क्योंकि मैं उस तरीके से बोलती नहीं. ज़्यादातर उर्दू बोलती हूँ चाहे जैसी भी बोली जाती है हमारे जितनी भी उर्दू क्लियर है तो वो मिक्स है. पंजाबी उर्दू जो है ना वो मिक्स पंजाबियों है. की उर्दू अंदरून वैसे भी शहर की गुलाबी उर्दू होती है. अंदरून शहर की स्टोरी है तो वो है. और बाबा की लाडली बेटी है. अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात करती हूँ कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार देते हैं, कितना लाडली होती है, खास करके बेटी. और वही बेटी जिसको आप इतना लाडला समझते हैं वो जब गलत कदम उठाती है तो वो माँ बाप के लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस बनती है. ये स्टोरी ये है. और एक बेटी जो माँ बाप जो दुआओं से लेता है वो मेरा बाप कहता है. लास्ट एक सीन में कहा उस्मान पीरजादा साहब मेरे बाबा का करैक्टर कर रहे हैं, उन्होंने कहा लोग बेटों के लिए रोजे रखते हैं और मैंने तेरे लिए रोजे रखे कि मेरे घर में बेटी हो. और वही बेटी गलत कदम उठाती है जब तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है. तो मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कभी ख़राब मत कीजिए. जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो अगर उन्होंने आपके लिए दुआ की है, आप बेटी और बेटी तो मान होती है माँ बाप का, तो वो मान कभी नहीं बेटी को तोड़ना चाहिए. बहुत अच्छी बात, ये बहुत करैक्टर है मेरा. और मैं बहुत बाखूब मेरे डायरेक्टर और मेरे जो जिस चैनल पे चल रहा है वहाँ पे भी यही कहा जाता है कि पूरी टीम अच्छा कर रही है पर ये करैक्टर बहुत अच्छा जा रहा है. ये करैक्टर बहुत अच्छा चल रहा है. अच्छा गुनगुनाती भी हैं आप? मैं ना ये कप पकड़ के रहमान इतने जोर से लगाऊंगी ना. किसने कहा था? नहीं आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा. नहीं, मुझे कहा पता है कि किसने था? संदल नवाज जो है ना पाकिस्तान की आने वाली बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर. सिंगर है. आने वाली तो कुछ- आप गाइए मैं जरा लिपसिंग करती हूँ. अब आवाज अभी आपके सामने आए. जी नाजरीन आज आपको पता चलेगा कि मेरी आवाज गाने में कैसी. प्लीज गाइए. लिपसिंग करने लगे. नहीं कोई इस वक्त बनता तो है ना, सॉन्ग तो बनता है. अल्लाह का मुझे माफ कर दे, खुदा का नाम है. किसने कहा आपको कि मैं दिल सिंगर? लगाया था दिल लगी के लिए. जी ये गाना आप गाइए. जी जी दिल लगा. चले. क्या नाम है, रेहाना कमर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं. हम उनसे ही कोई आपकी कोई सबसे फेवरेट जो कोई गज़ल कोई शेर जो आप सुनाना चाहें. फेवरेट तो नहीं लेकिन ये लोगों ने पसंद काफ़ी किया आजकल कि बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी. आहा. बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी. वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं हाय थी. हाय हाय. वाह वाह वाह. ये भी क्या सच है कि मुझे मार दिया है तूने. ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने. ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी. आहा, वाह जी वाह. क्या और बात. दर्द क्या कब बात. था वो तेरे दिल में जुनू था मेरा. अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी. हाय 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 हाय. और सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे.
सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी, हाय हाय हाय, वाह और जी वाह, मुझको वाह जी वाह। दुनिया ने कमर बांटना चाहा, लेकिन मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा, लेकिन जिस तरफ दिल था उधर सारी की सारी मैं थी, हाय हाय हाय, वाह जी वाह, वाह जी बादशाह वाह। तेरे आसाब पे तारी मैं मैं थी। थी, वाह क्या बात है, बहुत आला, बहुत Thank you so आला। much। रेहाना कमर साहब, इसका जो पहला वैसे शेर था वो उसमें बहुत वजन था, वो बहुत अगर दोबारा हो जाए तो जी कमाल जी है जी वैसे। बिल्कुल। जी कि बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं मैं थी, थी। वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी कुमारी मैं मैं थी। थी, क्या बात है जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। मैंने सवाल किया था और मेरी बात बीच में रह गई और मेरे ही तरफ आप आ गए। मैंने आपसे सवाल करना था ना, जी जी भूल गए? जी बिल्कुल, होश में हो ना? हाँ मैं बिल्कुल जी, आपके अब मुझे- मैं आपके सवाल का जी। जवाब बिल्कुल जरूर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं पूछूं फिर कि- बात चेंज हाँ, कर दी ना? नहीं मैं पूछूंगा रेहाना माफ कमर साहब, नहीं अपनी करूंगी। किताबों के बारे में बताइएगा, कितनी बुक्स जी लिखी मेरी हैं? 9 बुक्स हैं अभी तक माशाल्लाह। मार्केट में, जी, तो माशाल्लाह। 10वीं जो है वो तैयार है जी। इंशाल्लाह। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, मुझे- कौन कौन से मौजू पे है? सारी गजलें ही हैं? सारी गजलें हैं, मौजूद देखें बदलते रहते हैं जिंदगी के साथ साथ। पहले आपकी टीनेजर की शायरी होती है, फिर मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, फिर आपकी माँ बाप हो जाते हैं, फिर आपके बच्चों के दुख आ जाते हैं। तो इंसानी जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती अच्छा, कोई है। मजमुआ ऐसा भी आपने सोचा है लाहौर से अमेरिका, पाकिस्तान से अमेरिका, दोनों के कल्चर को मिक्स देखिए करके? जी, दुख जो है ना अमेरिका में हो या यहाँ हो, दुख एक जैसे दुख- होते दुख हैं हर इंसान का। मुझे लगता है कि ये जो शायरी है ये एक चीख की तरह होती है, और चीख जो है वो समझ में नहीं आती खुशी की है, गम की है, और कहाँ की है। तो दुख जो है, दुख की हाई जो निकलती है वो सच्ची होती है। हर किसी भी कल्चर, किसी भी जुबान का ले लें आप, दुख साझे ही होते हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या दिया है शायरी ने इस वक्त तक आपको? हाय, शायरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कहीं भी होती हूँ, मुझे कभी नहीं एहसास हुआ कि मैं तन्हा हूँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं लिखने वाले, आपके जो आप बरादरी कह लें एक लिखारियों की, वो आपको वेलकम भी करते हैं। कल शाम को वसी शाह साहब के साथ बैठे हुए थे हम लोग, गपशप हो रही थी। परसों हमारे एक और ग्रुप था। तो इस तरह से आप किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ के लिखने वाले आपको जानते हैं। तो शायरी ने ये मुझे बहुत खुशी दी है, और मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त मिली है। वरना हम लोग तो माशाल्लाह, मुर्दा माशाल्लाह। प्रस्त लोग हैं, मरने के बाद इज़्ज़त अल्लाह करते हैं। ताला बड़ी बात आपको की आपने, जिंदगी बहुत बड़ी जी। बात की जी। इसी तरह सलामत रखें, खुश रहें। जाहिदा तू तो बता तूने मांगी होगी, जाहिदा तू ही बता तूने मांगी होगी, कैसी होती है दुआ जिसमें असर होता है। अच्छा, मुझे ये आपकी नज़र है शेर, और मुझे ये बताइएगा, क्या इस वक्त लाइफ में महसूस करती हैं कि ये कमी मेरी लाइफ में रह चुकी है, उसको पूरा करने के लिए मैं ये एफर्ट करनी है? नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी हर कमी पूरी की है, और अल्लाह ताला से मैंने जो भी मांगा अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश से बढ़कर मुझे दिया है। इज्जत, दौलत, शोहरत, लोग जिसके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, मुझे बहुत थोड़े अरसे में, बहुत वो सारी कम चीज़- उम्र में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अब ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है। जितना दे दी अल्लाह ताला ने उसी पे सब्र शुक्र करके बैठे हैं। अल्लाह ताला से बस दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जानी माली तो शेर नुकसान मैंने से आपको सुना बचाए। दिया, कैसी होती है दुआ जिसमें असर होता है। शायद दुआओं की वजह से ये सारा सिलसिला जो लोगों के लिए दुख दर्द रखती हैं। लोगों की दुआएं, जी जी, लोगों की दुआएं। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको फिर अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। माँ बाप की दुआ, आपके रिश्तेदारों की दुआ, आपके बहन भाइयों की दुआ, आपकी दोस्तों की दुआएं, और उन लोगों की दुआएं जिनके लिए आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करती हैं, जिनके लिए कुछ अच्छा सोचती हैं, उनकी दुआएं काम आती हैं, और वो दुआएं आपको इस मकाम तक लेकर जाती हैं, अर्श तक लेकर जाती हैं कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि आपको कुछ मांगने की, हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं सबसे कहूँगी कि लोगों के लिए अच्छा करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करें, अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचें, अपने जो हकूक़ुल इबाद है, जो बंदों की हकूक़ है, वो पूरे करें, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करेगा। जबरदस्त। अच्छा, जैसे संदल है, बिल्कुल। मेरी छोटी बहन है, मैंने ज़िंदगी में इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। बहुत अच्छी बात, मेरे लिए वो बहुत दुआ करती है, मेरे रास्ते का हर कांटा निकाल वो देती है। साफ करती है, वो हटाती है उस कांटे को। मेरे लिए हर रास्ता वो
क्लियर करती है, मेरी ताकत है वो। ज़बरदस्त। शुरू से बचपन से आपने इसकी परवरिश की, डेफिनेटली कितना आपने सपोर्ट किया इसको शोबिज़ में और कितना सेटिस्फाई हैं इससे आप? मैं अब भी कह रही हूँ, कदम कदम पे मैं उसके साथ हूँ, हर कदम पे, और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उसके साथ हूँ। बल्कि जो भी लोग हैं मुझसे जिनका ताल्लुक़ है, मैं उन सब के साथ हूँ, उन सब के लिए मैंने हमेशा अच्छा किया और करती भी रहूँगी। वो चाहे मेरी फैमिली है, चाहे फैमिली से बाहर के लोग हैं। तो वही मैंने कहा है ना कि जो हकूक़ व लिबाद हैं वो पूरे करने चाहिए। ज़बरदस्त। उसकी पकड़ आगे भी होगी अगले जहाँ में। तो अगर आप यहाँ पे अपने वो हकूक़ पूरे करके जाएंगे तो कम अज़ कम कुछ तो आसानी होगी ना आखिरत में आपके लिए। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानती नहीं है संदल, आपकी बात नहीं मानती और आप उसको बार बार वो कहते हैं कि ये काम तुमने मेरी बात मैं नहीं मानी? कहती हूँ कि गाड़ी ऐसे चलाओ, अच्छा। ये गाड़ी बहुत तेज चलाती है। दूसरा, घर में चीज़ें बिखेरनी, बाहर से इसे कोई भी चीज़ पसंद आई है, ये चीज़ मैंने खरीदनी है, खरीद ली है बाहर से, जब वो चीज़ घर में आ गई है ना, वो 1 टके की हो गई। अच्छा। उसको ऐसे फेंक दिया। तो मैं कहती हूँ जब ये चीज़ आपने लेनी थी, आपको पता थी कि ये चीज़ कितनी महंगी थी, आपने कहा मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, हर हाल में चाहिए, आप लेकर आ गए, अब घर में पड़ी है, इस पे वो मट्टी पड़ रही है, गंद पड़ रहा है, तो अब इसको संभालो, इस्तेमाल करो। तो वो कहती है नहीं बस मेरा इतना ही शौक था, इसको खरीदना था, खरीद लिया, अब ये पहाड़ में जाए, खाक में जाए, अब मुझे इसकी कोई कदर नहीं। मुकालमा 2 टके का चल रहा है आजकल। हाँ, तो यही होता है हमारे घर में, उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जब वो चीज मिल गई ना, उसकी खत्म। होता ये है कि पता नहीं क्यों मुझे रियाना जी ऐसा होता है कि मुझे एक चीज़ है, मैं कहती हूँ बस ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं वो लेकर आती हूँ तो वो फिर इसके लिए कभी कभी मैं वो एक गाना भी गुनगुनाती हूँ, अच्छा। अनोखा लाडला, हाँ, ये अकेलन को मांगे चांद। तो उसको थोड़े बोल गुनगुना देना। नहीं, आज बस वो घर में ही है। नहीं, फिर भी थोड़ा सा। ये इंसानी फितरत है वैसे। संदल गाने लगे ना? जी 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 बिल्कुल। गाने लगा है। अरे वाह, गाने लगे। संदल गाने लगा है। चले कोई बात नहीं, गाने लगे। अब- नहीं, जी जी आप बात जी, वो कीजिए। गा रहे थे गाना ये गुनगुना। ना? जी जी नहीं, आप इनके लिए गाना गाने लगी थी। अनोखा लाडला खेलन क्या को बात, मांगे क्या बात। चांद रे, ये सुर कहाँ से? चले जी। अनोखा लाडला जबरदस्ती, कैसी जबरदस्त। अनोखी बात रे। बाबर अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर अंजम, गाने का जो जिक्र हो रहा है अब आपकी आवाज में सुनते हैं प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाबर अंजम साहब बताइएगा, आर्किटेक्ट नहीं है आप साथ, तो किस तरीके से उसको देखते हैं? एक आर्टिस्ट है, वो भी एक आर्टिस्ट वाला काम है, बड़ा ऐसी- एक फन ऐसी- रखता ऐसी। है, डिजाइनिंग, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? उसको ये कि जो भी काम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें भी आर्ट हो, लोग देखें, कोई अच्छा लगे। तो जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ तो हम लोगों ने बहुत काम किए हैं। आजकल ज्यादातर कंप्यूटराइज काम है। कंप्यूटराइज काम। आप भी सारी स्केचिंग Yes. कंप्यूटराइज करते हैं। यस, पहले स्केच होते हैं, स्केच रफ स्केच करते हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर पे हम लोग उसको कॉन्सेप्ट उसका बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं इसी तरह से। बिल्कुल। अच्छा, रेहाना कमर साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, पूछना चाहूँगा फैमिली में कौन कौन सा जो है आपका बेटा बेटी आपकी जो नशिस्त को आगे वो लेकर चलेगा? मेरी बेटी जो है उसने PhD की है उसमें जस्टिस पॉलिसी में। अच्छा। तो उसको स्कॉलरशिप मिली थी जब ये कॉलेज इसने ज्वाइन किया पोइट्री में। उसके बाद नंबर 2 पे मेरा बेटा है जो हॉलीवुड के लिए काम कर रहा है। ओह, बैचलर के बाद उसने एकेडमी ज्वाइन की, तो उसने एक मूवी की है अभी। इज़ अ रियली गुड राइटर एंड डायरेक्टर, और उसके बाद मॉडलिंग भी कर रहा है। उसमें अभी उसने एक कमर्शियल की है और एक मूवी की है, तो लेट्स सी, इज ओपनिंग द डोर राइट नाउ। आगे देख। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी गज़लें पढ़ते भी हैं, जिसमें वहादत रमीज़ हैं, अब्बास हैं, कैसा महसूस करती हैं जब आपकी कोई गज़ल आपके सामने पड़े या आपको पता चले? नहीं, कि वाकई में मैं लोगों की देखिए, ये जैसे खुशबू होती है किसी फूल में, जब तक हवा नहीं चलती लोगों तक नहीं पहुंचती। वाह वाह। तो गाने वाला मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे ये वो हवा का काम करता है मेरे लिए, कि गा दिया लोगों में फैल गई खुशबू की तरह। तो मेरे लिए तो मैं बहुत काबिल कदर है ये लोग। और
मेरे मुल्क के बहुत सारे फनकारों ने गाया। तरन्नुम नाज साहबा ने, परवेज़ मेहंदी साहब ने बहुत गज़लें गाई मेरी, एजाज कैसर साहब ने पूरी सीडी गाई है, अजरा रियाज सलामत अली ने गाया, शबनम मजीद ने गाया, क्या बात। मतलब जगदीश साहब ने मेरी गज़ल कंपोज की थी, तो उनके शागिर्द ने गाई, उनकी डेथ हो गई। क्या कहें, तो अल्लाह का शुक्र है, आवारापन में मेरा गाना आया। बहुत जबरदस्त। सो अल्लाह का शुक्र है कि कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस भी होता है कि आपका कोई कॉपी करके किसी जगह पर पढ़ा जा रहा हो, गाया जा रहा हो और उसमें आपका नाम ना है, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको उस वक्त? नहीं, वैसे ये तो हमारे मुल्क के सारे फनकारों के साथ है कि कभी इंसाफ हमारे आर्टिस्ट को नहीं मिला। अगर मिला है तो उसकी मौत के बाद हम उसको बड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं कि उसके नाम को। सागर सिद्दीकी की डेथ के बाद उनके वो बेचारे सड़कों पे मर गए, लेकिन देगें उतरती हैं उनके मज़ार पे। तो इसी तरह से सारे फनकार जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कदर शुरू होती है। शायद हम लोग मुर्दा परस्त कौम हैं, तो ज़िंदगी में हम किसी का हक देने के कायल ही नहीं है शायद, मुझे ये लगता है। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि लोगों का एक जश्न मनाते हैं वहाँ पे, तो जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, जैसे मुनी नियाजी साहब थे और पीरज़ादा कासिम साहब थे, इन सब के जश्न किए वहाँ पे। तो ज़िंदगी में उनको हक दिया जाए, उनको बताया जाए कि वो उनका क्या मकाम है हमारे कौम में, हमारी नस्ल में, हमारे दिल में। तो ये छोटा सा सिलसिला शुरू किया है ताकि उनका ज़िंदगी में हक अदा किया जाए। चलें जी, ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला आपकी इस सिलसिले में Thank you so बरकत much. डाले। और बड़ी जिस तरीके से आपकी हर चीज़ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन है और आप मुल्क के लिए, लोगों के लिए सोचती हैं, बड़ी Thank you ज़बरदस्त so बात है। much. अच्छा, मैं संदल नवाज साहबा से ये जानना चाहूँगा, बिगनर्स क्या देखती हैं कि इस वक्त कौन जो नया टैलेंट आ रहा है, क्या उनमें चीज़ें देखती हैं कि इनमें वो चीज़ मौजूद नहीं है जो आप अपने सीनियर्स में देखती हैं, अपने आप में देखती हैं? हाँ, मेरे ख्याल से उनमें ज़्यादा टैलेंट है। जो नए हैं, नए लोगों को सिर्फ मौका नहीं दिया जा रहा रहमान। जैसे कि अभी सीनियर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको भी बताएं। न्यू टैलेंट जितना भी है उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी एकेडमी तो है नहीं जहाँ पे हम जाएं तो उधर से डायरेक्ट आपको पता हो कि यहाँ पे आप आए हैं, प्रॉपर एक जगह पर आ गए हैं, यहाँ से आपको काम मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ एजेंसीज हैं, वो भी आपको पता है जिस तरीके से, आप भी इसी फील्ड में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। सीनियर्स की जहाँ तक बात रही, आप क्या कहना चाहते हैं? सीनियर्स का क्या, मैं आपको क्या बताऊँ? सीनियर्स की रिस्पेक्ट के हवाले से कि अब जो नया टैलेंट आता है रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट देता है, उनमें क्या चीज़ें आप देखती हैं? नया टैलेंट जो रिस्पेक्ट सीनियर्स को नहीं देता, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि वो किसी ना किसी रेफरेंस से आता है, जो अपने वो बलबोते पे कहते हैं ना, अगर जो आता है, जो एफर्ट करके आता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी बाजी ने मुझे मेरे घर की हद तक सपोर्ट किया, मेरे काम की हद के लिए सपोर्ट कभी नहीं इन्होंने मुझे किया। इन्होंने कभी मेरे लिए किसी को कॉल नहीं की, इन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरी बहन है, इसको ड्रामे में काम दे देंगे, इसको मूवी या इसको कोई कमर्शियल दे दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की, इवन दैट कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा किया। मैं 10 साल की थी जब मैंने पहला सीरियल किया था, प्ले किया था PTV से। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन में जितना काम किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑन द सेट भी कट करवाया। क्या है जी, किसी का रेफरेंस आ गया या किसी को जो भी रीज़न है, हर इंसान के साथ होता है। जो हमारे सीनियर्स थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। वो कहते हैं ना, एक लॉबी सिस्टम जो मैं है, सीनियर की आपको एक बात बताती वो हूँ। lobby system सीनियर कभी इसमें शोबिज़ में नहीं, असल में उसमें सीनियर्स की भी कुछ गलतियाँ हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। जैसे अब हमारी सियासत है या कोई भी फील्ड ले लें, जो सीनियर है असल वो नए आने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। वाकई उनकी कोशिश होती है इनको दबाया जाए। अगर मैं हूँ ना, अब मेरी पार्टी में मेरे बहुत से सीनियर खवातीन हैं। मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने इस बार रिजर्व सीट पे MNA की सीट पे टिकट दी। उसमें हमारी बहुत सी जो सीनियर खवातीन हैं उनको तकलीफ हुई। बहुत सी खवातीन जो हैं उन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया है। बहुत सी तकरीबात में मुझे नहीं बुलाया जाता। तो इसमें गलत कौन हुआ? मैं नहीं, वो सीनियर, वो जो एक माफिया है ना, किसी भी फील्ड में, हर शोबा ज़िंदगी में एक माफिया है, वो छाया हुआ है। वो बर्दाश्त नहीं करता कि जो जूनियर्स हैं या जो हमसे छोटे हैं वो ज़्यादा फेमस हों
या उनको वो जब उनका फेम देखते हैं तो उनके अंदर वो जो एक तकलीफ होती है ना, आप उसको कभी देखें तो आपको पता चले, उनके चेहरे पे वाज़िया नज़र आएगा कि इनके अंदर कितनी तकलीफ है इस चीज़ की, उस फेम से, उसके फेम से, उसकी शोहरत से ये कितने खौफजदा हैं। तो असल गलती तो सीनियर्स की है ना, जब वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक ज़्यादा जज्बा पैदा होगा कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और इनको दिखाएं कि भाई आपको जो तकलीफ है उसको मैं 4 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीनियर को भी बर्दाश्त करना चाहिए। मैं रहमान, मैंने आज तक अभी इतने अरसे में जो मैंने सीखा है, जो मैं समझ पाई हूँ इस फील्ड को, मैंने ये समझा है कि आप अपने काम के साथ काम रखें, आप अपना जो है बेस्ट करें, आप भूल जाएं जो हम कहते हैं कि हाँ सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, नो डाउट आपको सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं और मैं अपनी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट सेट पे जब मैं एक सीन में होती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे सामने कौन है। मैं उनको भी तो रेस्पेक्ट करवानी चाहिए मैं ना। अपने जब वो रेस्पेक्ट नहीं करवाएंगे तो आप जबरदस्ती तो उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैं अपना काम करती हूँ। एक जो बड़े बड़े मुसल्लत हैं, अब एक्टिंग में भी ऐसा है, एक खानदान चल रहा है एक्टिंग में, उसका बेटा भी है, उसका पोता भी है, नस्ल दर नस्ल एक्टिंग में भी वही चल रहा है, मीडिया में भी यही हो रहा है, सियासत में भी जो बड़े बड़े खानदान काबज हैं वो किसी को आगे नहीं। अब मैं कारकुन हूँ, मैंने अपने बलबोते पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ कि मैं आज पंजाब की पार्टी के ओहदेदार भी हूँ, मुझे MNA की टिकट भी मिली, मैं अपने बलबोते पे, मेरा किसी जागीरदाराना या सरमायादाराना वो ताल्लुक नहीं है किसी भी ऐसे तबके से जो माफिया है, जो माफिया है वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा, उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इसे खुड्डे लाइन लगाया जाए। तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए, इनको भी बर्दाश्त करना चाहिए ना कि कारकुन क्लास है, ये आगे आ रही है, ये तो हमारी पार्टी की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उनकी मेहरबानी है कि वो हमें इस काबिल समझती हैं। मेरे साथ जो न्यू टैलेंट जितना भी काम करता है, बिलीव मी रहमान के, मैं हमेशा उनको बताती हूँ क्योंकि मैं उस जगह से गुजर गई, मैं उधर से गई और मुझे पता है कि ये तकलीफ बिल्कुल गाइड करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि अभी जो मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं तो वो कहते, वो मेरे सामने आते हैं, मैं बड़ी एक, देखिए काम कर करके आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको कैमरा फेसिंग का पता चल जाता है, आपको लाइट का पता चल जाता है, आपको प्लेसिंग का, मेन चीजें होती हैं ये। एक्टर क्या होता है, एक्टर के पास ये चीजें उनको पता चल जाए, प्लेसिंग क्या है, कैमरा फेसिंग क्या है, लाइट कैसे लेनी है, किस डायलॉग पे क्या है, आपके रिएक्शन एक्सप्रेशन होने चाहिए, जब आप ये समझ जाते हैं तो मासूम होता है, आपको पता चल जाता है। तो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वो मुझे कहते हैं नहीं वो फलान ड्रामे में तो उन्होंने तो हमें नहीं बताया था, मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, मुझे जितना पता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भी बताऊँ, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे हमेशा गलत बताया। मैंने ऐसे सीनियर्स के साथ काम किया, इवन दैट मुझे किसी से कोई डर नहीं। मैंने शान के साथ एक मूवी की थी, मैं अभी तक मुझे याद है, तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, रिहर्सल के CR के दौरान उसने मुझे कहा कि ये लाइन्स जो है ना ये हम लोग बोल लेते हैं और ये इसको कट कर देते हैं, CR में हमने ये किया, और जब हम लोग टेक में गए तो उसने वो डायलॉग्स बोल दिए, तो मुझे भी याद थे, डेफिनेटली मैं भी काम कर रही थी और मैंने भी वो डायलॉग बोल दिए। तो मुझे कहता है कि आपने ये लाइन्स क्यों बोली, मैंने कहा आपने क्यों बोली, मैंने कहा आप शान है अपनी जगह पे, मैं संदल हूँ अपनी जगह पे, बट हम लोग इस वक्त एक सीन एक करैक्टर में हैं, तो आप अगर ये लाइन बोलेंगे तो मुझे भी बोलने का मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, क्या मैं पत्थर की हूँ या मैं कोई डल नहीं हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी एक्टर के साथ काम करवा ले, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि जितने नए लोग हैं वो सब लोग सीनियर्स की रिस्पेक्ट जरूर करें, बट अपने काम के दौरान अपने काम को ज्यादा जी। रेहाना कमर साहिबा, गजल सुनना चाहेंगे आपसे? गजल की बजाय बातें ज्यादा चलें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको लीडरशिप मिल जाए एक दिन के लिए तो क्या प्लान है, कौन सी चीजें ऐसी देखती हैं कि ये चीजें मैं दूर करूंगी? सबसे पहले तो मैं लोगों को डिफरेंसेस के साथ जीना सिखाऊंगी। अच्छा। कि अगर आप में कोई, हम लोग समझते हैं कि दूसरा बंदा गलत है, नहीं, दूसरा बंदा डिफरेंट है, तो मैं डिफरेंसेस के साथ रिस्पेक्ट के साथ कैसे जीते हैं ये सिखाऊंगी उन लोगों को। ठीक है कि आप इख्तिलाफ राय जो है ये ज़िंदगी की अलामत है, तो
रख सकते हैं आप, और हम लोग इसी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। हम जो लोग फ़ौरन अटैक करके दूसरे को छोटा करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। हमें रास्ते देने चाहिए लोगों को। जैसे संदल ने कहा, मेरे ख्याल में मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को इतना ऊंचा ले जाऊँगी कि मैं ज़रूरत बन जाऊँ दूसरों की, कि मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं पूरी तवज्जो अपनी प्रोडक्ट्स पे दे दूँगी। जो भी मैं काम कर रही हूँ ज़िंदगी, वो इतना आगे ले जाऊँगी कि मैं उन लोगों की ज़रूरत बन जाऊँ। अच्छा, बरादरी के लिए क्या सोचा आपने कि क्या जो जितने भी शायर हैं, शायरा हैं, उनके लिए क्या आप सोचा है कि अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए और मैं इनको ये चीज़, जैसे अभी आपने बताया कि मरने के बाद पजीराई मिलती है, ज़िंदगी में बहुत कम अच्छा, मिलती है। इनका जो बेचारों का वही जो मसले हैं छोटे, ज़ाहिर है यहाँ पे शायरी जो है ये आपको रोज़ी रोटी नहीं देती है। कोई भी आर्टिस्ट जो बेचारा उठता है अपने, मुझे रियली में दुख हुआ था जब पठाने खां की डेथ हुई है। मैंने जब उनकी आवाज़ की क्वालिटी थी जो पहले, फिर मैंने उनको दोबारा सुना तो उनके कुछ दांत कम हुए थे, तो गवर्नमेंट ने या किसी भी बंदे ने तवज्जो नहीं दी थी उनको। तो मैंने वहाँ से बैठ के अप्रोच की तो पता चला कि हॉस्पिटल में थोड़े दिनों के बाद डेथ हो गई। सो इस तरह की जो एक अदारा ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे के लिए काम करे, इनको जो परेशानियां एनजीओ टाइप जो भी उसमें सारे लोग अपनी, और मैं इसका कोशिश भी कर रही हूँ कि कोई ऐसा अदारा बन जाए जो कि इनको देखे, इनको कि किसी की बेटी की शादी हो रही है या कुछ हो रहा है या कोई फाइनेंस में बहुत पीछे है, तो उनको वो हेल्प मिल जाए। चलें जी, उसके बेनिफिट शो करवाते हैं, होते हैं, हुकूमती सतह पे भी होते हैं, और मीडिया की भी बहुत सी तंजीमें बेनिफिट शो करती हैं, लेकिन मिलते नहीं। प्रोग्राम का पता आपको वक्त है महदूद है, तो मैं चाहूंगा कि आखिर में अगर आप कोई गजल सुनाना चाहें। जी ज़रूर। मैं अपनी ज़ात न अपने मकाम में रहती हूँ, मैं अपनी ज़ात न अपने मकाम में रहती हूँ, धुएं का फूल हूँ, आतिश फशा में रहती हूँ। क्या बात। करम है उसका जो देता है शुक्र के मौके, करम है उसका जो देता है शुक्र के मौके, करम है उसका जो मैं इम्तिहान में रहती हूँ। मेरी बहार अभी लौट कर नहीं आई, मेरी बहार अभी लौट कर नहीं आई, मैं खुश्क पेड़ हूँ और गुलस्ता में रहती हूँ। और मेरे कबीले को आदत है कारोकारी की, मेरे कबीले को आदत है कारोकारी की, मैं उसके खौफ से दारुल उमा में रहती हूँ। और कमर जो बिगड़ा हुआ है मिजाज दरिया का, कमर जो बिगड़ा हुआ है मिजाज दरिया का, उसे पता है मैं कच्चे मकाम में रहती हूँ। क्या और मेरी बहार अभी लौट कर नहीं आई। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया रेहाना कमर साहबा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने का, आपकी गुफ्तगू का बहुत ज़बरदस्त। मैं मेरे नाज़रीन ने जितनी उसमें मोटिवेशन ली है, हम सब लोग इसको जानते हैं। संदल नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिदा अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कीमती वक्त के लिए, और बाबर रंजन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और चाहेंगे कि आखिर में अपनी सुरीली आवाज़ से आपका शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी देर बर्दाश्त किया। जी जी बाबा। नी तू खंड डकड़ोना शरारा, तेनू अपना बनाना शरारा, नी तू खंड डकड़ोना शरारा, तेनू अपना
इशारे इशारे शरारारा नी तू खंड दा खड़ाउणा शरारारा तैनू अपना बनाउणा शरारारा असी तेरे प्यार दे मारे असी तेरे प्यार दे मारे सानू दे दे प्यार सहारे 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 शरारारा नी तू खंड दा खड़ाउणा शरारारा तैनू अपना बनाउणा शरारारा नी तू खंड दा खड़ाउणा शरारारा तैनू अपना बनाउणा शरारारा नी तू खंड दा खड़ाउणा शरारारा तैनू अपना बनाउणा